नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 16 जुलाई 2020 और स्वागत है आपका फिल्म बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। हमारी डिस्कशन का आज सबसे पहला इम्पोर्टेंट आर्टिकल नागोर्नो काराबाख रीजन के बारे में है। मैपिंग के लिहाज से ये आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या आपने कोकोसस रीजन के बारे में सुना है? बताइए, वर्ल्ड के मैप में कोकोसस रीजन कौन सा है? लोकेशन पहले आप सब देखिए। देखो, ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में ये जो देश आते हैं ना, ये कोकोसस रीजन में आने वाले देश हैं। ये सब देश कोकोसस रीजन में आते हैं। आर्मीनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, रशिया। अब देखो, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच काफ़ी समय से कश्मीर को लेके डिस्प्यूट चला आ रहा है, उसी प्रकार से यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद ये देश पहले यूएसएसआर का पार्ट हुआ करते थे। तो 90s में जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया तो ये देश बने आर्मीनिया और अजरबैजान। इनके बीच एक रीजन को लेके डिस्प्यूट चला आ रहा है तब से लेके अभी तक। उस रीजन का नाम है नागोर्नो काराबाख। आप मैप में देख लीजिए, ये आर्मीनिया है और साइड में है अजरबैजान। दोनों के बीच ये जो रीजन है इसे कहा जाता है नागोर्नो काराबाख। वैसे देखो, इंटरनेशनली ये एक्सेप्ट किया गया है, ये अजरबैजान का पार्ट है, बट अभी यहाँ पर आर्मीनिया की मिलिट्री का कंट्रोल है। तो काफ़ी बार बॉर्डर पर फायरिंग हो जाती है, वायलेंस होता है। अभी भी कुछ ऐसा ही हुआ, बॉर्डर पर फायरिंग हुई जिसकी वजह से अजरबैजान के आर्मी के एक जनरल समेत काफ़ी सारे ऑफिसर्स और जवान मारे गए हैं। इसी वजह से नागोर्नो काराबाख रीजन सुर्खियों में आया है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल स्पाइक मिसाइल्स के बारे में है। देखो, इंडिया चाइना के बीच बॉर्डर पर टेंशन्स क्रिएट हो गई थी। उसके बाद सरकार ने सर्विसेज को, जो हमारी सर्विसेज हैं, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, इनको इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर्स दी थी मिलिट्री इक्विपमेंट्स को परचेज करने के लिए। तो अब इंडियन आर्मी प्लान कर रही है स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और ज़्यादा खरीदी जाए इजराइल से। देखो, पिछले साल 240 स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इजराइल से खरीदने के लिए एग्रीमेंट साइन हुआ था और अब इंडियन आर्मी और ज़्यादा ऐसी मिसाइल्स इजराइल से खरीदना चाहती है। स्पाइक देखो, एक इजरायली फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। मतलब एक बार ऑपरेटर इस मिसाइल को लॉन्च कर देता है तो ट्रेजेक्ट्री को बाद में मॉनिटर करने की आवश्यकता नहीं होती। इसे डेवलप एंड डिज़ाइन किया गया है इजरायली कंपनी राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम के द्वारा। इसे रात के समय, दिन के समय, दोनों समय लॉन्च किया जा सकता है। इसे व्हीकल के ऊपर माउंट करके लॉन्च किया जा सकता है, हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जा सकता है। और देखो, ये मैन पोर्टेबल भी है। मतलब मैन एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकता है और ज़मीन पर रखकर इस स्पाइक मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है टैंक उड़ाने के लिए। एक और ख़ास बात, ये मिसाइल नॉन लाइन ऑफ साइट मोड से काम कर सकती है। मतलब जो ऑपरेटर निशाना लगा रहा है उसकी डायरेक्ट रेंज में टारगेट हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसका सीधा सीधा फ़ायदा ये होता है, अगर मिसाइल लॉन्च करने वाला ऑपरेटर किसी प्रकार का कवर लेके भी टारगेट को हिट करने की कोशिश करता है, निशाना लगाता है, तो वो ऐसा कर सकता है। टारगेट के डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट में होने की आवश्यकता नहीं है। रेंज कितनी है इस मिसाइल की? रेंज है 4 किलोमीटर। चलते हैं आगे। वैसे देखो, आगे चलने से पहले थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन। इसी प्रकार की एक मिसाइल अभी डीआरडीओ भी डेवलप कर रहा है, मतलब काम चल रहा है, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इस मिसाइल के बीच और इजराइल की स्पाइक मिसाइल के बीच काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं, बट ये मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अभी अंडर डेवलपमेंट है। ये थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जिसे ड्राइव किया गया है नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से। इस मिसाइल के साथ काफ़ी हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक वार हेड होता है। इसके अलावा एडवांस्ड इमेजिंग इंफ्रारेड सेंसर और इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स भी होता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा शुद्ध के बारे में है। क्या कंटेस्ट है?
कल देखो हमने चक्कर के बारे में डिस्कस किया था, जो IIT दिल्ली के स्टार्टअप ने डेवलप किया था। आज सुध है, ये IIT कानपुर ने डेवलप किया है। ये UV सैनिटाइजिंग डिवाइस है ताकि कमरे को कोविड फ्री किया जा सके। मतलब रूम को अगर डिसइंफेक्ट करना हो तो इस डिवाइस का सहारा लिया जा सकता है। देखो आजकल क्या है, कोविड-19 की महामारी की वजह से लोग अपने आसपास की चीज़ों को छूने से डरते हैं, खास करके उन एरियाज़ में जहां पर लोगों की आवाजाही ज़्यादा होती है। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व किया है IIT कानपुर की इमेजिनरिंग लेबोरेटरी डिपार्टमेंट ने। इन्होंने इस UV सैनिटाइजिंग प्रोडक्ट को डेवलप किया है। UV मतलब अल्ट्रा वायलेट। अगर देखो रूम में ये डिवाइस पड़ा होगा, अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग प्रोडक्ट, इसकी सहायता से पूरे रूम को डिसइंफेक्ट किया जा सकता है। फीचर्स क्या हैं? देखो इसे स्मार्टफोन से ऑपरेट किया जा सकता है, काफ़ी हैंडी है ये सूट डिवाइस। इसमें 6 अल्ट्रा वायलेट लाइट लगी हुई है, हर एक की पावर है 15 वोट, जिसे डिस्टेंस से मॉनिटर किया जा सकता है। देखो अगर ये डिवाइस फुल ऑपरेशन में काम करता है तो 10 बाय 10 स्क्वायर फीट के रूम को 15 मिनट के अंदर अंदर ये डिवाइस डिसइंफेक्ट कर सकता है। बेनिफिट इसका ये होगा, अभी जो लोग बाहर प्लेसेस में जाने से कतरा रहे हैं, जैसे हॉस्पिटल्स, होटल्स, मॉल्स, ऑफिसेज, स्कूल्स, इन सभी जगहों पर इस डिवाइस का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये हमने शुद्ध के बारे में आर्टिकल डिस्कस किया। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल वर्ल्ड यूथ स्किल डे के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? वर्ल्ड यूथ स्किल डे जो हर साल 15 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है 2014 के बाद से ही। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने यूथ को संबोधित किया। देखो वर्ल्ड यूथ स्किल डे को ऑब्जर्व करने का मकसद ये होता है इस बारे में जागरूकता फैलाना, बताना विभिन्न देशों की सरकारों को और अथॉरिटीज़ को कि यूथ को एम्प्लॉयमेंट के लिए, डिसेंट वर्क के लिए और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए स्किल्स प्रोवाइड करना क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। थीम इस बार की थीम स्किल्स फॉर ए रिजिलियंट यूथ। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई है जिसका नाम है ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स फॉर यूथ 2020 टेक्नोलॉजी एंड द फ्यूचर ऑफ जॉब्स। ये रिपोर्ट देखो फोकस करती है टेक्नोलॉजी में जो बदलाव आ रहा है, धीरे धीरे एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है, इससे यूथ लेबर मार्केट में इनइक्वालिटीज़ पर क्या असर होगा, इसे एग्जामिन किया जाता है इस रिपोर्ट में। इसके साथ साथ जो जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर जॉब सेक्टर्स, जॉब स्किल्स हैं, उनमें भी किस प्रकार का शिफ्ट देखने को मिल रहा है, इस चीज़ को एनालाइज किया गया है इस रिपोर्ट में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इकोसोक के बारे में है। यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। क्या कंटेस्ट है? देखो यूनाइटेड नेशंस की 75वीं एनिवर्सरी पर प्रधानमंत्री मोदी एक वर्चुअल एड्रेस संबोधित करेंगे यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को बधाई देने के लिए। कब ये सेशन ऑर्गेनाइज होगा? 17 जुलाई को। देखो UN चार्टर ने इस्टेब्लिश किया था इकोसोक को 1945 में। UN के जो 6 मेन ऑर्गन्स हैं उनमें से एक है इकोसोक। मेंबर्स की बात करें, टोटल मेंबर्स होते हैं इकोसोक में 54, जिनको इलेक्ट किया जाता है जनरल असेंबली के द्वारा और जिनकी टर्म होती है 3 साल की। फंक्शंस क्या परफॉर्म किए जाते हैं इकोसोक के द्वारा? देखो UN की कॉन्फ्रेंसेस में या फिर समिट्स में जो चीज़ें डिसाइड होती हैं उनका फॉलोअप लिया जाता है इकोसोक में। जैसे अगर मान लीजिए कोई गोल डिसाइड हुआ है या फिर विभिन्न देशों ने कुछ कमिटमेंट की है, कैसे उस गोल को अचीव किया जाए, उससे संबंधित डिबेट की जाती है, इनोवेटिव थिंकिंग, कंसेंसस बनाने की कोशिश की जाती है। ये सब कुछ होता है इकोसोक की मीटिंग्स में। जो इकोसोक का एनुअल हाई लेवल सेगमेंट होता है उसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम, ये पॉलिटिकल लीडरशिप को गाइडेंस प्रोवाइड करता है, रिकमेंडेशंस देता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को कैसे अचीव किया जा सकता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से संबंधित जो कमिटमेंट्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने से संबंधित प्रोग्रेस को भी रिव्यू किया जाता है। इसके अलावा दूसरी चीज़ है डेवलपमेंट कोऑपरेशन फोरम। ये डेवलपमेंट कोऑपरेशन में प्रोग्रेस, इस काउंसिल में देखो ऑलमोस्ट 1600 के आसपास NGOs को कंसल्टेटिव स्टेटस मिला हुआ है UN के काम में पार्टिसिपेट करने के लिए। चलते हैं आगे।
नेक्स्ट आर्टिकल क्रिस गोपालाकृष्णन कमेटी के बारे में है। गवर्नमेंट ने ये कमेटी इस्टेब्लिश की थी। इन्फोसिस के को फाउंडर हैं क्रिस गोपालाकृष्णन, इनकी अध्यक्षता में। अब देखो इस कमेटी ने सजेशंस दिए हैं हमारे देश में जो नॉन पर्सनल डेटा जनरेट होता है उसको अलाउ किया जा सकता है वेरियस डोमेस्टिक कंपनीज के इस्तेमाल के लिए। क्वेश्चन ये उठता है कि ये नॉन पर्सनल डेटा होता कौन सा है। देखो वो डेटा जिसकी सहायता से पर्सन की पहचान ना की जा सके। अब देखो पर्सन का नाम, सेक्स, ऑक्यूपेशन, ये तो ऐसी चीज़ें हैं ना, ये पर्सनल डेटा है। अगर ये सब चीज़ें आपको पता हो तो आप किसी पर्सन की पहचान कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारा ऐसा डेटा होता है, जैसे इस रीजन में इतने लोग कैब का इस्तेमाल करते हैं, उनकी फूड हैबिट्स ऐसी हैं। इस प्रकार के डेटा से किसी पर्सन की पहचान करना मुश्किल होता है, अज्ञात डेटा होता है ऐसा डेटा। तो ऐसा जो डेटा है वो अगर इंडिया में जनरेट होता है तो वो अलाउ किया जा सकता है वेरियस डोमेस्टिक कंपनीज और एंटिटीज़ के इस्तेमाल के लिए। वैसे देखो इस कमेटी ने नॉन पर्सनल डेटा को भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पब्लिक नॉन पर्सनल डेटा, कम्युनिटी नॉन पर्सनल डेटा और तीसरे नंबर पे प्राइवेट नॉन पर्सनल डेटा। इसके साथ साथ इस कमेटी ने यह भी सजेस्ट किया कि एक नई अथॉरिटी सेटअप की जाए जो कि मॉनिटर करे कि नॉन पर्सनल डेटा को किस प्रकार से इस्तेमाल किया जा रहा है और किस प्रकार से नॉन पर्सनल डेटा की माइनिंग हो रही है, मतलब नॉन पर्सनल डेटा को इकट्ठा किया जा रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? देखो ये एग्रीमेंट अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच साइन हुआ था 2010 में। ये इनका आपस में बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है। इस ट्रेड एग्रीमेंट में देखो ये तो अलाउ है कि अफगानिस्तान के ट्रेडर्स पाकिस्तान होते हुए इंडिया के वाघा बॉर्डर तक अपना सामान भेज सकते हैं। बट देखो पाकिस्तान बहुत चालाक है। पाकिस्तान ये नहीं अलाउ करता कि अफगानिस्तान के जो ट्रक सामान भर के आते हैं पाकिस्तान से होते हुए वाघा बॉर्डर तक, वो सामान ला तो सकते हैं लेकिन वापस जाते वक्त इंडिया से सामान ले जा नहीं सकते हैं। तो अफगानिस्तान के ट्रेडर्स का कहना है इससे देखो हमें बहुत नुकसान होता है, क्योंकि जाती बार तो हमारे ट्रक सामान ले गए वाघा बॉर्डर तक, लेकिन वापस आते वक्त अगर खाली आएंगे तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा बहुत ज़्यादा पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान अलाउ नहीं करता। पाकिस्तान कहता है कि आप अपना सामान वाघा बॉर्डर तक ला सकते हो, लेकिन इंडिया का सामान हम पाकिस्तान से होते हुए आपके ट्रकों में नहीं जाने देंगे। ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल कार्मेल और अराड के बारे में है। ये 2 नई इजरायली असोल्ट राइफल्स हैं, अराड और कार्मेल। इनको अब इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। कार्मेल के बारे में पहले हम बात करें, ये मल्टीपर्पज़ मॉड्यूलर 5.56 × 45 mm कैलिबर असॉल्ट राइफल है। कैलिबर का क्या मतलब होता है? कैलिबर देखो जो ये गन का बोर होता है जहाँ से गोली निकलती है उसके डायमीटर को कहा जाता है। कार्मेल जो ये असोल्ट राइफल है इसको कस्टमाइज़ किया जा सकता है ऑपरेशनल नीड्स के हिसाब से। जैसे अंडरकवर मिशन में इसका इस्तेमाल करना है, या फिर डाइवर्स पुलिस ऑपरेशन के लिए, वीआईपी प्रोटेक्शन के लिए, मतलब कहाँ पे इस्तेमाल करना है उसके हिसाब से इसको कस्टमाइज़ किया जा सकता है। इसके बाद अराड की बात करें, ये M4 टाइप असोल्ट राइफल है। इसे हर एक तरह के कॉम्बैट सिनेरियो में इस्तेमाल किया जा सकता है और इसका कैलिबर भी चेंज किया जा सकता है। राइफल को इस प्रकार से कस्टमाइज़ किया जा सकता है कि 2 अलग अलग कैलिबर के बुलेट्स को लॉन्च किया जा सके। चलते हैं आगे। अब हम रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या डिस्कस किया। आपके सामने ये 5 स्टेटमेंट्स हैं, आप मन में सोच लीजिए आपके हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है। सबसे पहले स्टेटमेंट स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से संबंधित, क्या ये यूएसए की है? गलत, इजराइल की है। हम सोच रहे हैं इसे अब इजराइल से परचेज़ करने के लिए। वैसे पिछले साल हमने 240 परचेज़ भी की थी। उसके बाद नागोर्नो काराबख रीजन, ये साउथ अफ्रीका में लैंडलॉक रीजन है। गलत। कोकसस रीजन में जो कि ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच है, वहाँ पे ये रीजन है।
अज़रबैजान और आर्मिया के बीच डिस्प्यूट है इस रीजन को लेके। नेक्स्ट, वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे, थीम थी इस बार की स्किल्स फॉर ए रिजिलियंट यूथ। सही स्टेटमेंट है, आप लिख सकते हो ये सही है, ऊपर वाली गलत है। इसके बाद इकोसोक के बारे में, इसको 1945 में इस्टेब्लिश किया गया। टोटल मेंबर कंट्रीज़ की संख्या है 54। उसके बाद ये सेंट्रल प्लेटफॉर्म है यूएन कॉन्फ्रेंसेस और समिट्स में जो डिसीजन लिए हैं उनके फॉलोअप के लिए और मेंबर कंट्रीज़ के बीच विभिन्न इश्यूज़ पर कंसेंसस बनाने के लिए। सही स्टेटमेंट। क्रिस गोपालाकृष्णन कमेटी, ये डेटा रेगुलेशन से संबंधित है। सही स्टेटमेंट। आज के डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।